हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका डेली चलेगा। यह आपका एनसीईआरटी फॉर जेपीएससी जेपीएससी परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा के लिए किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ना है, हम लोग यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और उसके अंत में, हर अध्याय के अंत में हम लोग प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अभी जो हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका अर्थशास्त्र क्लास 9 से स्टार्ट होता है। क्लास 9, 10, 11 और 12 में अर्थशास्त्र आपका एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। तो जेपीएससी सिलेबस के अनुसार स्टडी करेंगे और साथ ही यह आपके बीपीएससी, यूपीएससी और अदर सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे न्यू बैचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि आपका सुबह में और एक आपका शाम में बैच स्टार्ट हो गया है और एक 5 अक्टूबर से आपका स्टार्ट भी होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी फॉर जेपीएससी, यह क्यों जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ना, चूंकि अगर आपको हम बात करें एक शून्य स्तर से, जीरो लेवल से, जीरो स्तर से अगर पढ़ाई प्रारंभ करनी है, हर चीजों को बारीकी से समझना है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा आप दे रहे हो, इसमें जो भी तथ्य दिए जाते हैं, महत्व दिया जाता है, इसका प्रामाणिक और विश्वसनीय पुस्तकें होते हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल होती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में स्टडी कीजिए, चाहे आपका हिंदी मीडियम में, दोनों में ही भाषा बहुत ही सरल होती है, जिसे कोई भी एक छात्र समझ सकता है। यहाँ पर जीरो लेवल से आपको एक बुनियादी समझ विकसित होती है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक चीज और भी यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका आपको उत्तर चाहिए। जैसे कि जेपीएससी परीक्षा के लिए सिर्फ एनसीईआरटी लेना, पढ़ लेना सिर्फ काफी है क्या? एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो मेरा सारा कंप्लीट हो जाएगा जेपीएससी, पीटी और मेंस? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की अच्छी एक पकड़ देती है, नॉलेज देती है। इसके अलावा बहुत सारे अदर सब्जेक्ट है जो कि इसमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में आपका देखिएगा तो अधिकतर टॉपिक एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें देखिएगा लोक प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, सुशासन है, इनकी समझ यहाँ पर विकसित अच्छे से नहीं हो पाती, उनका डिटेल विस्तार से अध्ययन नहीं कराया गया है। अगला प्रश्न जो कॉमन प्रश्न है, क्या एनसीईआरटी पुस्तकें मेंस में भी काम आएगी? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे जब आपके साथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी आपका क्लास 6 से क्लास 12 तक अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपका पीटी प्लस मेंस दोनों कवर हो जाता है। इसी तरह इतिहास कवर कर लेते हैं तो आपका पीटी प्लस मेंस दोनों कवर हो जाता है। इकोनॉमिक्स में आपका मेंस के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, फिर आपका कुछ और टॉपिक है जो कि पढ़ना पड़ता है। लेकिन जेपीएससी का जो खासकर 11th और 12th का जो बुक्स है, 6 और टू 10th तक का तो मेंस में काम नहीं आता है, लेकिन 11th और 12th का डिफरेंट सब्जेक्ट के आधार पर इसका काम आता है। जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये सारी किताबें हम लोग को पढ़नी होती है। चूंकि आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड है और कुछ ब्रॉड भी है, विस्तार से भी है, तो उनको भी समझना होगा। तो इतिहास में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? तो इतिहास में आपका क्लास 6 to 8 को 9th और 10th स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि 9th और 10th आपका विश्व इतिहास को दर्शाते हुए भारत के इतिहास को समझाया गया है, लेकिन जेपीएससी में विश्व इतिहास नहीं बताया गया है। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी के भी एग्जाम देते हैं तो आप जरूर इसे भी पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम भूगोल, और इसके बाद आपका 11th 12th हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी के बेसिस पर पढ़ेंगे, न्यू वाले को भी देखेंगे, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। भूगोल तो आपका 6 से 12 तक कवर होगा, राज्य व्यवस्था भी आपका 6 से 12 तक, और चूंकि अर्थशास्त्र आपका 9 क्लास से स्टार्ट होता है, 9 से 12 तक। 12th में आपका देखिएगा 2 पार्ट इसमें आता है, उसमें से एक पार्ट नहीं स्टडी करना है, सिर्फ एक पार्ट ही स्टडी करना है। और विज्ञान का आपका 6 से 10 तक आपको अच्छा कवर हो जाएगा। विज्ञान में प्रौद्योगिकी होती है तो उसके लिए अलग से स्टडी करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी इन 5 सब्जेक्ट से हर एक जो आपके सिलेबस के अनुसार है उसे स्टडी करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, एनसीईआरटी जो क्लास 9 की अर्थशास्त्र है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने बताया, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है
या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो जो प्रारंभ होता है एनसीईआरटी का क्लास 9 से ही प्रारंभ होता है। 9th में है आपका, 12th में है, फिर 11th में है और आपका 12th है। तो 12th में 2 बुक्स आते हैं, 9th में 1 बुक है, 10th में भी 1 बुक है और आपका 11th में भी 1 बुक है। क्लास 9 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा क्रम कैसा रहेगा, तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, ये डेली क्लासेस आपको उपलब्ध होगी। दूसरा ये चीज कि आपको इसके साथ ही नोट्स बनाते चलना है, तथ्यों को समझते चलना है, और जो भी आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर भी है 7004579780। इस पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी, और जो भी आपको डाउट है वहां पर भी पूछ सकते हैं। ये हमारे लिए आपके लिए सुविधा दिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया, इसमें डेली आपका क्लास होगा, साथ ही आपका हर एक चैप्टर वाइज, हर क्लास वाइज इसमें जितनी भी किताबें हैं वो सारे अध्ययन कराए जाएंगे। और साथ ही आपका इसमें हर एक चैप्टर का, जैसे कि मान लीजिए क्लास 9th में हम चैप्टर 1 अध्याय 1 कंप्लीट करते हैं, पालमपुर गांव की कहानी, तो इसके अंत में फिर हम लोग प्रश्न भी देखेंगे कि जेपीएससी में यहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। और साथ ही आपको इसमें आपका क्या काम रहेगा, तो जितने भी सेशन देखेंगे उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कीवर्ड हैं, उनको लिखिए और उन्हें समझिए। ये चीज आपका रहेगा जो कि आपके जेपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की अर्थशास्त्र, जिसमें कि 4 अध्याय दिया हुआ है। अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती, अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। तो स्टार्ट करते हैं आपका अध्याय 1 से, पालमपुर गांव की कहानी। अर्थशास्त्र समझने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप अगर हम बात करते हैं इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, तो उनसे बिल्कुल अलग नहीं है आपका अर्थशास्त्र। उन्हीं का समावेश करके अर्थशास्त्र विकसित किया जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग जो भी चीजें हैं, जैसे कि एक प्रोडक्शन जो कैसे किया जाता है, अगर हम मान लीजिए एक फसल का उत्पादन करते हैं, एक सर्विसेज आपको हम टीचिंग करा रहे हैं तो कैसे उत्पादन होता है, तो इसका हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो अर्थशास्त्र में करते हैं। एक होता है आपका अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र वर्सेस आपका अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र का होता है। वास्तव में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। ये पूरा तब होता है जब इसे किसी काल के साथ, जैसे कि प्राचीन अर्थव्यवस्था, भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था, तब जाकर ये पता चलता है कि भारत में प्राचीन काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी। किसी क्षेत्र के साथ इसका नाम जोड़ते हैं, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तब जाके पता चलता है कि हाँ अभी वर्तमान में भारत में क्या अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की किसी अर्थव्यवस्था है। किसी कालखंड के साथ इसे जोड़ना पड़ता है, किसी देश के साथ, किसी क्षेत्र के साथ, किसी टाइप्स के साथ, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो तब जाकर ये अर्थव्यवस्था का पूरा चित्र पता चलता है कि हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि वहां पर जितनी भी प्रोडक्शन या फिर जो क्षेत्रक हैं, सेक्टर्स हैं, ज्यादातर सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जितने भी वहां पर सेवा और उत्पादन का कार्य होता है निजी संस्थाओं को द्वारा किया जाता है, सरकार उसमें दायित्व नहीं निभाती है, तो उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो ये एक समझ हो गया। अब छात्र को एनसीईआरटी किस तरह से समझाता है, तो सबसे पहले 9th क्लास से प्रारंभ करता है, जिससे कि छात्रों को एक बेसिक समझ मिल सके। तो 9th क्लास में ये एक गांव के पहले अध्याय में एक गांव को एग्जाम्पल लेके बताया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं एक फैमिली का, एक परिवार है, उसमें 5 लोग रहते हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि उस फैमिली का आर्थिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि उस घर में, उस परिवार में कितने लोग रहते हैं, उनका आय का स्रोत कहां से है, कहां से वो खाते हैं, क्योंकि हमें रहने के लिए, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा खाने की जरूरत होती है, पीने की जरूरत होती है। उसके बाद कुछ अन्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी,
कपड़ा हो गया, मकान हो गया। पहली तो प्राथमिकता हमारी भोजन की होती है, उसके बाद धीरे धीरे विकसित होता है तो कुछ अन्य चीजें जो आज के वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देख सकते हैं, तो वहां पर उस आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि एक गांव की अगर हम कल्पना करें, एक क्षेत्र की कल्पना करें, तो उस क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकते हैं। तो चूंकि हमारा जो प्राथमिकता है भोजन है, तो कृषि को बिल्कुल अलग रखा जाता है, क्योंकि हमें भोजन कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। और दूसरा अलग किया जाता है गैर कृषि क्रियाएं, क्योंकि जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो सबसे पहले उसका महत्व है, क्योंकि अगर हम कृषि को महत्व नहीं दें, अपने भोजन की व्यवस्था न करें, तो आगे कुछ भी काम नहीं हो सकता है। इसीलिए पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि एक क्षेत्र में, एक गांव में किस तरह से वहां पर अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, लोगों को रोजगार कहां से मिलता है, वहां पर लोग किस किस तरह से अपने जीवन की आजीविका को पूरा करते हैं, अपने परिवार को कैसे चलाते हैं, इस तरह की समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि एक ही गांव से मिलकर एक प्रखंड बनता है, एक प्रखंड, बहुत सारे प्रखंड मिलकर फिर जिले का निर्माण करते हैं, बहुत सारे जिले का निर्माण होकर फिर एक राज्य बनता है, और बहुत सारे राज्यों को मिलाकर ही एक संघ बनता है, जिसे हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। तो इसी के आधार पर यह बताया गया है। तो पालमपुर गांव में जो बताया गया है, यहां पर हम लोग जो अध्ययन करेंगे पालमपुर गांव में, वहां पर दो चीजों को महत्व दिया गया है। पहला चीज कि उस गांव में जो लोग रहते हैं, कुछ क्रियाएं जो करते हैं वो कृषि संबंधित क्रियाएं होते हैं, और कुछ आपका गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये क्रियाएं क्या होती है। जैसे कि एक मानव जो समाज में रहता है, मानव जो समाज में रहता है, वो दो तरह की क्रियाएं करती हैं। कुछ आर्थिक क्रियाएं, मतलब जिसमें कुछ आर्थिक लेन देन होता है, आर्थिक लेन देन। और कुछ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस चूंकि यहां पर इसका डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, चूंकि उस चीज को समझाना पड़ता है। कुछ होता है गैर आर्थिक क्रियाएं, मतलब कि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रियाएं। तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उन क्रियाओं को बोला जाता है जहां पर कुछ पैसे की लेन देन या फिर आर्थिक गतिविधियां नहीं होती है। आर्थिक गतिविधियां जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ परचेज करना है, आप किसी दुकान में जाते हैं, 5 रुपया देके कुछ परचेज कर लेते हैं, 10 रुपया देके, कुछ भी पैसे देके आप परचेज कर लेते हैं, तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां हुआ। आपको सर्विसेज लेना है, तो सिर्फ पैसे, आर्थिक गतिविधियां में सिर्फ पैसे का ही लेन देन नहीं होता है, सर्विस के बदले सर्विस। पहले क्या था, प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम होता था। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको गेहूं की जरूरत है, और इसके पास आपका चावल अपना उत्पादन करता है, लेकिन इसको गेहूं अभी जरूरत है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी चावल है, तो ये चावल को बेचना चाहता है। तो ये एक व्यक्ति वैसे व्यक्ति को खोजता है जिसको चावल की जरूरत हो और वो हमें गेहूं दे सके, तो वो मिलता है बी। तब इसमें भी हम लोग को, ये भी आपका आर्थिक क्रियाएं ही है। ये पहले एक्सचेंज के माध्यम से होता था, क्योंकि मुद्रा का चलन उस समय नहीं था प्राचीन काल में, तो इसीलिए मुद्रा आया। तो इस स्थान, चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये दिक्कतें क्यों होती थी, क्योंकि एक को वैसे ही व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिससे वो चावल बेच सके और जिससे वो गेहूं खरीद सके, तो ये स्थिति होती थी। लेकिन मुद्रा आने से ये स्थिति को खत्म हो गया, जिसकी वजह से एक वो फायदा हो गया कि अब वो चावल को जहां मन वहां बेच सकता है, और वो पैसे रहेंगे तो गेहूं वो कहीं से भी खरीद सकता है, जो वर्तमान में परिस्थिति है। क्लियर है। तो ये सारे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी पापा आपके लिए खाना बनाते हैं, आप टहलते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये सारे कितने क्या हो गए, गैर आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है। क्योंकि जो अनलॉफुली या फिर जो नेचुरल, जो समाज में हमारे रिश्ते की वजह से नेचुरल जो लव अफेक्शन है, जो आपसी प्यार और मोहब्बत है, उसकी वजह से जो क्रियाएं होती है, उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। पालमपुर में वही चीज दिखाया गया है कि जो आर्थिक क्रियाएं, चूंकि हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम लोग को आर्थिक चीजों के बारे में अध्ययन करना है, तो यही आर्थिक क्रियाएं दो तरह की पालमपुर में हो रही है। एक आपका कृषि संबंधित क्रियाएं
और एक आपका गैर कृषि संबंधित क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि कृषि संबंधित क्रियाएं होती क्या हैं। तो कृषि संबंधित क्रियाओं को यहां पर जो समझाया गया है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन से मतलब कि कैसे जो आर्थिक संबंधी क्रियाएं पूरा होती हैं। जैसे कि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करना है एक किसान को, कृषि संबंधित क्रियाएं में तो वही आएगी, फसल का उत्पादन करना, चाहे गेहूं हो, फिर आपका चावल हो या फिर कोई अन्य फसल हो, उसका उत्पादन कृषि संबंधित क्रियाएं होंगी। अब गेहूं को उत्पादन करने में क्या क्या चीजों को जरूरत पड़ेगी, किसी भी फसल को उत्पादन करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आज हमारा आप सेशन देख रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले मोबाइल, उसमें भी डेटा होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए जिस पर कि आप ये सेशन देख रहे हैं। उसी तरह गेहूं का उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। इसी को बोला जाता है कि उत्पादन के कारक क्या क्या हैं, उसके घटक क्या क्या हैं। तो गेहूं उत्पादन करने के लिए सबसे पहले भूमि चाहिए कि जिस जमीन पर गेहूं का उत्पादन किया जा सके। श्रम चाहिए, लेबर चाहिए जिस पर कि वहां पर कुछ काम, क्योंकि जब तक वहां पर कुछ गतिविधियां नहीं की जाएगी कैसे वहां काम होगा। तो श्रम चाहिए उसके लिए। उसके बाद भौतिक पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी मतलब जैसे कि खेती करना है तो उस जमीन को उपजाऊ लायक, जहां पर हम लोग गेहूं के बीज को उगा सकें, तो उसके लिए कुछ हमें काम करना होगा। तो उसके लिए कुछ भौतिक पूंजी चाहिए, जैसे कि पैसे चाहिए, क्योंकि बीज लेने के लिए पैसे जरूरत पड़ेगी। मशीन चाहिए जिससे कि उस खेत की जुताई की जा सके। तो औजार चाहिए, हल चाहिए। तो ये सारे भौतिक चीजें होती है। एनसीईआरटी भौतिक चीजें को बताता है कि ये दो तरह की भौतिक चीजें होती है। कुछ भौतिक चीजें जो कि अस्थायी रूप से एक किसान के पास उपलब्ध होती है, मतलब अस्थायी रूप से मतलब कि वो एक बार परचेस कर लिया तो लंबे समय तक, जीवन भर नहीं बोल सकते हैं इसको। अस्थायी का मतलब ऐसा नहीं कि वो जीवन भर रहेगा, लेकिन एक लंबे समय तक रहता है। जैसे कि एक मशीन परचेस करेंगे, ट्रैक्टर के आपने खेती करने के लिए ले लिया, हल आपने ले लिया, तो एक लंबे समय तक वो रहता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार खेती कर लिए तो अगली बार दूसरा हम लोग हल लेंगे या फिर ट्रैक्टर अगली बार अलग अलग लेंगे। तो इसके लिए नहीं ऐसा होता है, वो बार बार क्या होता है उसी का उपयोग करते हैं। हाँ, एक समय आता है ऐसा जरूर है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक रहता है। उसी को भौतिक पूंजी में अस्थायी पूंजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। जैसे कि यहां पर हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है, औजार और मशीन। भवन, मान लीजिए फसल का उत्पादन हुआ तो किस गोदाम में उस फसल को रखेंगे, किस घर में, तो उसके लिए भवन का निर्माण किया जाता है, वो भी एक लंबे समय के लिए रहता है। भौतिक पूंजी में कुछ कार्यशील पूंजी के तौर पर जाना जाता है। कार्यशील पूंजी का मतलब जैसे कि जिसका उपयोग आपको बिना हर बार अलग अलग करना पड़ता है। जैसे कि बीज, कच्चा माल वही हुआ। गेहूं का उत्पादन अगर मान लीजिए आज करते हैं तो आज आपको करना पड़ेगा, बीज उसके लिए चाहिए। कल करते हैं अदल 10 दिन बाद फिर से गेहूं का उत्पादन दूसरे जगह करते हैं या फिर अन्य जगह पर, तो उसके लिए अलग से चाहिए। तो कच्चे माल की जरूरत हमेशा पड़ती है। जितनी बार उत्पादन होगा उतनी बार, चाहे समय कभी भी हो, चाहे साल भर में ही आप खेती कर रहे हो, लेकिन कच्चे माल का उपयोगिता हर बार रहती है। हर बार की खेती में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको कार्यशील पूंजी मतलब कि बार बार जिसका उपयोग किया जाता है। इसको शॉर्ट टर्म के आधार पर भी बोल सकते हैं या फिर हमेशा जो उपयोग किया जाता है। नगद मुद्राएं, बीज को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लेबर आए हुए हैं, लेबर को अगर मान लीजिए आप दूसरे श्रमिक से काम करवा रहे हैं तो उन्हें भी नगद मुद्राएं के रूप में देना होगा, पारिश्रमिक जो उनका वेतन है। तो ये सारे कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा आ जाता है आपका मानव पूंजी, और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव पूंजी अन्य जो यहां पर हमने संसाधन के नाम लिए हैं, चाहे भूमि हो, श्रम हो, भौतिक पूंजी हो, बिना मानव पूंजी के ये सारे अधूरे हैं। अब ये मानव पूंजी का कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझ में आएगा, उस चीज को समझिए। स्किल, जैसे कि आप मोबाइल से माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, तो आप सोचिए कि मोबाइल बिना चलाए हुए, ऑन किए हुए आप जब तक इस क्लास को देखिएगा नहीं, अपने हाथों से उसमें एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, उसको ऑन नहीं कीजिएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। वही तो मानव पूंजी है।
आपके माइंड में जो सेटअप है, किस तरह से हमें अपने काम करना है, किस तरह से भूमि का उपयोग करना है, श्रम का उपयोग करना है, भौतिक पूंजी, औजार का, मशीन का किस तरह से काम होगा, यही तो मानव पूंजी है। भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग कर मानव संसाधन उत्पादन में मदद करता है। अन्य संसाधन अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते हैं, भूमि का अपने आप उपयोग नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें खेती खेती करने के लिए जुताई नहीं की जाएगी ट्रैक्टर के माध्यम से या फिर हल के माध्यम से, बैल गाड़ी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें के अगर जब तक उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक मानव पूंजी का सबसे पहले उपयोग हुआ, उसी के बाद ये अन्य काम हो पाएंगे। क्लियर है? तो अन्य संसाधनों से बेहतर माना गया है मानव पूंजी को। क्लियर है? तो ये 4 उत्पादन के कारक हमने बताया है जिसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी भी 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी पूंजी और एक आपका कार्यशील पूंजी। मानव पूंजी मानव संसाधन को ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एनसीईआरटी में आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये तो कृषि क्रियाएं से संबंधित हो गया। एनसीईआरटी में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत आजाद के बाद पहले भी स्थिति थी, बहुत खराब थी, आजाद होने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई थी। खासकर कृषि क्षेत्र में अन्न का जो खाद्यान्न थे, खाने के लिए भारत में लोगों तक कैसे को अन्न को पहुंचाया जाए, क्योंकि अन्न था ही नहीं, उत्पादन इतना ही होता था कि जो किसान के द्वारा उत्पादन होता था तो वो अपने ही घर को चला पाने में सक्षम था। बड़े बड़े किसान थे, उत्पादन तो करते थे लेकिन उतने ज्यादा उत्पादन नहीं होता था, तो खाद्यान्न की भारी किल्लत थी। तो उसी के बाद एक ऐसा स्थिति आया, चूंकि अकाल वगैरह पड़ने के भी स्थिति के कारण ये चीजें थी, तो उसके बाद एक ऐसा स्थिति बना कि वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिकता के इस दौर में कुछ ऐसा चीजों को विकसित किया गया जिससे कि एक नई क्रांति आया। उसी नई क्रांति का नाम था आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति आया और ये 1960 के दशक में वैज्ञानिकों के द्वारा एक उच्च उत्पादकता किस्म के बीजें बनाई गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज की उच्च उत्पादकता की बीजें को तैयार किया गया। सामान्य भाषा में हाइब्रिड प्रजाति के बीज की मांग बढ़ी भारत में, चूंकि ये पहले विदेशों में था, फिर बाद में ये भारत में इस स्थिति को देखा गया कि अगर हम भी इन बीजों का उपयोग करते हैं तो भारत में जो खाद्यान्न की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए भारत में पहली बार प्रथम चरण में सबसे पहले कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन 3 राज्यों में, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये पश्चिमी राज्यों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर किसानों को आधुनिक तकनीक से तरीके के जो हाइब्रिड बीजों के माध्यम से उत्पादन करने का सबसे पहले कार्य इन्होंने प्रयोग किया। बाद में चूंकि इसमें उत्पादकता जो थी आपका 3 मल्टीपल में था, जितना भी पहले होता था अभी उसका 3 गुना उत्पादन होने लगा, तो एक बढ़ोतरी जितनी तेजी से हुई हरित क्रांति में, उस स्थिति को देखते हुए भारत के अन्य राज्यों में इसका प्रयोग किए जाने लगा। भारत सरकार के द्वारा इसे औपचारिक तौर पर, चूंकि यह 1960 के दशक में भारत में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन औपचारिक तौर पर 1966 में औपचारिक तौर पर हरित क्रांति को भारत सरकार ने अपनाया। 60 से 63 के दौरान 7 राज्यों में इसका प्रयोग किया गया था, शायद चयनित जिले थे, और इसे गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम भी दिया गया था, IADP। हरित क्रांति में कृषि उत्पादन को बढ़ाने का मुख्य पहल थी, नीति थी, जिससे कि अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त जो पारंपरिक बीज थी उनके जगह पर अब जो उन्नत किस्म की या फिर हाइब्रिड जो बीजें होंगी उनका उपयोग किया जाना तय किया गया, जिससे कि यहां पर उत्पादकता बढ़ाया जा सके। एक चीज और यहां आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ बीज के माध्यम से ही ऐसा सफल प्रयोग नहीं हो पाया था,
मतलब कि उत्पादकता नहीं बढ़ गई थी। इसके पीछे और भी कारण थे, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराना। जैसे कि पहले क्या था, किसान वार्षिक जल पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते थे, लेकिन जब से ये हाइब्रिड बीजों की मांग बढ़ी, उसका प्रयोग बढ़ने लगा भारत में, तो उसके लिए कुछ अन्य जो आधुनिक तकनीक से कैसे खेती किया जा सके, सिंचाई के लिए प्रयुक्त अधिक से पानी की आवश्यकता थी उन बीजों की, इसके लिए पानी की व्यवस्था कराई गई। उर्वरक इसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया, कीटनाशक की आवश्यकता थी, जिस वजह से ये उत्पादकता बढ़ी। सरकार ने सिंचाई के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारंभ किया, उर्वरकों आदि पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया, जिससे कि किसानों को एक राहत मिल सके, उन्हें फायदा मिल सके। प्रारंभ में जो हाइब्रिड बीज HY बीज का जो बीज का उपयोग किया गया था, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में किया गया, तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इससे भारत में जो अनाज का उत्पादन था उसमें अत्यंत वृद्धि दर्ज हुई, और जो ये 1960 तक जो बहुत ही दयनीय स्थिति था अकाल के पड़ने की वजह से और खाद्यान्न की कमी की वजह से, उसमें बदलाव हुआ और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ, बढ़ा। अब यहां पर हरित क्रांति ने इतने सारे बदलाव तो लाए, खाद्यान्न को में भारत को आत्मनिर्भर बनने में सक्षम किया, लेकिन उसका प्रभाव क्या क्या हुआ उसे भी समझते हैं। प्रभाव में यहां पर आर्थिक प्रभाव में पहले हम लोग देखेंगे, और इसका फिर हम लोग विपरीत प्रभाव क्या पड़ा, निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा। आर्थिक प्रभाव में ये चीज हुआ, जैसे कि अगर हम एक डाटा के अनुसार बात करें तो 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो उस समय का रिकॉर्ड था। इसके बाद से हर एक वर्ष में यह उत्पादन लगातार बढ़ते रहा। हरित क्रांति की वजह से सिर्फ बीजों का उपयोग ही नहीं हुआ था, अन्य काम भी इसमें बढ़ने लगे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा नवीन मशीनों का निर्माण होने लगा भारत में, मांग बढ़ने लगी, क्योंकि ट्रैक्टर का चाहिए था, हार्वेस्टर चाहिए, ट्यूबवेल, क्योंकि सिंचाई के लिए सारे पानी की व्यवस्था कराने के लिए ये मशीनों की मांग लगातार बढ़ने लगी। तो प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ने की वजह से जो द्वितीय क्षेत्र था औद्योगिक, जिसमें कि मशीनरीज वगैरह का निर्माण आता है, उसके भी मांग बढ़ने लगी। इसीलिए किसी देश का जो आर्थिक या फिर प्राथमिक क्षेत्र का जो विकास होता है, अन्य क्षेत्रों को विकसित करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है, और वो चीज आप यहां पर हरित क्रांति के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इस प्रकार तकनीक के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। साथ ही कृषि के मशीनीकरण से, मशीनीकरण मतलब कि अत्यधिक, पहले जैसे कि हल बैल से खेती होता था, अभी आप ट्रैक्टर वगैरह या फिर अन्य मशीनों के माध्यम से सारे काम होने लगे। यहां पर इन मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीज, वो तो हमने प्रारंभ में ही बताया था, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी और रासायनिक उर्वरकों को भी मांग बढ़ी, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसमें अवसर मिला, अन्य लोगों को भी इसमें चीजों को लाभ मिला। और साथ ही आपका कृषि क्षेत्र में विकास होने से अन्य जो आधारभूत संरचनाएं थी उसमें भी विकसित हुआ, जैसे कि परिवहन, क्योंकि अगर फसल का उत्पादन हो गया है तो एक बाजार चाहिए, बाजार में जहां पर ये फसल को हम लोग बेच सकें, तो परिवहन की, सड़क निर्माण करने की मांग बढ़ी, तो उस समय विकसित भी किया गया। ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाने लगा, भंडारण केंद्रों और अनाज मंडियों का भी विकास होने लगा। यह हरित क्रांति का आर्थिक प्रभाव हुआ। इसके विपरीत कुछ इसके निगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, क्योंकि जितनी ज्यादा उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा पर्यावरण को, मिट्टी को नुकसान होगा, जिसका आज आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेत पहले जो कि एक बहुत ज्यादा वहां पर उपज होती थी, आज वो बंजर हो चुका है। उसका कारण यही है कि बहुत ज्यादा जो कीटनाशक वगैरह उपयोग करने से जो कृषि भूमि थी वो आपका बंजर होने लगी थी। साथ ही आपका दूसरा कारण और था, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये भी देखा गया, बहुत ज्यादा नलकूपों से सिंचाई करने से, भूमिगत जल के माध्यम से सिंचाई करने से जो भूमिगत जल है उसका स्तर कम होने लगा,
झारखंड में भी देखिए और भारत के अन्य देश में भी देखिए, सॉरी शहर में देखिए, भारत में जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, यहां पर ऐसी स्थिति हो चुकी है कि 500 फीट अंदर भी भूमिगत जल नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति हो गई है जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मतलब कि जो पर्यावरणीय असंतुलन यहाँ पर होने लगा, बढ़ने लगा, जो कि एक चिंता वाली विषय थी। अगर हम बात करें कृषि का भावी विकास अगर सुनिश्चित करना है तो हमें पर्यावरण को अच्छे से देखना होगा, ध्यान रखना होगा, तब जाकर हम लोग जो सतत विकास का कॉन्सेप्ट धारण करके चलते हैं उसकी ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। हरित क्रांति की वजह से ये तो बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे किसानों को लाभ मिला था, लेकिन जो किसान जैसे थे उसी के अनुरूप उन्हें लाभ में मिला, और जितने बड़े किसान थे जिनके पास पूंजी ज्यादा थी उन्हें ज्यादा लाभ मिला, जो छोटे किसान थे उन्हें कम लाभ मिला। ये कैसे हुआ? तो मान लीजिए एक किसान है, मान लीजिए ए है, इसके पास बहुत पैसा है, तो क्या करेगा? ये हाइब्रिड बीज तो उपयोग करेगा ही, लेकिन जो अन्य आधुनिक संसाधन है जैसे कि ट्रैक्टर, अन्य जो मशीन है वो परचेज करने में सक्षम है, खरीदने में सक्षम है, जिससे कि वो खेती करेगा तो इसका उत्पादन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। एक मान लीजिए मोहन एक किसान है जो कि काम करता है, लेकिन इसके पास उतना पूंजी नहीं है, एक छोटा सा भूमि है जिस पर ये हाइब्रिड बीजों के माध्यम से खेती करता है, लेकिन आज भी वो हल बैलों के माध्यम से खेती कर रहा है, तो इसका उत्पादन में कितना वृद्धि होगा? वृद्धि होगा इसमें भी, लेकिन इसके मुकाबले बहुत ही कम होगा। तो ये डिफरेंसेस हमेशा खाई, मतलब कि गरीब किसान और अमीर किसान में खाई जो है बढ़ती चली गई। आज भारत में देख सकते हैं, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विश्व में सबसे अमीर लोगों में हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इतनी गरीब है जो कोई अपनी रोजी रोटी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली गई। मतलब कि बड़े किसानों को ज्यादा लाभ मिला, छोटे किसान और जो सीमांत किसान थे उन्हें कम लाभ मिला। क्लियर है? ये चीजें धनी लोग और निर्धन किसानों के बीच में असमानता तेजी से बढ़ते गया। अगर मान लीजिए पहले जो हरित क्रांति आने से पहले 10 और 1000 का डिफरेंस था, तो आज 100 और 1 लाख का डिफरेंस हो चुका है। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से डिफरेंसेस हुआ, जिसकी वजह से ये स्थिति बन पाई। क्लियर है? तो ये हरित क्रांति से विपरीत प्रभाव थे। तो अभी तक हमने जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है एनसीईआरटी क्लास 9 में अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी में, यहाँ पर 2 तरह के कार्य होते हैं, कृषि संबंधित कार्य, जिसमें कि हम अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि कृषि संबंधित कार्य पालमपुर में कैसे किए जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं कुछ उत्पादन, फसल के उत्पादन में, तो उसके लिए उत्पादन के कारक क्या क्या चाहिए, तो 4 उत्पादन के कारक हमने बताया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन ही आया, जिससे कि पालमपुर के गांव के किसानों को भी सहायता मिले, जिसका ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हरित क्रांति की वजह से हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, और भारत ने औपचारिक रूप से 1966-67 में हरित क्रांति को अपनाया, हाइब्रिड बीजों को। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा हरित क्रांति की वजह से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद इसका विपरीत निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा उस पर, तो पर्यावरण पर इफेक्ट ज्यादा पड़ा, भूमि जल स्तर कम होने लगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई, उपज क्षमता कम हो गई। जो छोटे किसान थे और जो बड़े किसान थे, धनी किसान और निर्धन किसानों के बीच में असमानता जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि बड़े किसान अधिक जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग पूंजी की वजह से कर पाते थे, छोटे किसान उसका लाभ नहीं ले पाते थे। तो ये सारे हरित क्रांति के प्रभाव को समझाया गया। अब एनसीईआरटी में अगर हम आगे बढ़ते हैं पालमपुर गांव की कहानी में, तो खेती की आधुनिक विधियों के बारे में बताया जाता है। तो खेती की आधुनिक विधि हमने ये अभी डिस्कस कर दिया। अधिक उपज वाले बीज, हाइब्रिड बीज वही हुआ। सिर्फ बीज ही कारण नहीं था कि अधिक उत्पादन होगा, उसके लिए रासायनिक उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। आधुनिक विधि में तो यही चीज उपयोग हो रहा है। आज भी देखिए, जो इन विधियों का उपयोग करता है एक समृद्ध किसान के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर एक किसान के पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है, होती भी है तो उसे लोन लेना पड़ता है, लेकिन पैदावार अच्छी से नहीं हो पाती है तो उसे नुकसान होता है, आत्महत्या जैसे चीजों को उन लोग को उकसावा मिलता है, वो करते भी हैं। चूंकि
ये निर्धन और जो धनी किसान है इसके बीच में डिफरेंसेस डे टू डे बढ़ती जा रही है। और साथ ही आपका सभी तत्व उद्योगों से निर्मित होते हैं, क्योंकि आप देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि होने से जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और सर्विस सेक्टर भी है वो आपका विकसित हो रहा है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सिंचित भूमि और असिंचित भूमि के बारे में कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट पता चलता है। तो ये सिंचित भूमि और असिंचित भूमि है क्या? ये बहुत ही सामान्य टर्म है, आप सब बहुत इससे अवगत होंगे। सिंचित भूमि का साधारण शब्द का मतलब है कि वैसी भूमि जहां पर खेती आराम से हो सके, मतलब कि वहां पर पर्याप्त जल सुविधाएं उपलब्ध हो, नहर का पानी या फिर तालाब, डोभा या फिर अन्य माध्यमों के माध्यम से वहां पर भूमि को सिंचित किया जा सके और खेती किया जा सके। ये सारे सिंचित भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं असिंचित भूमि। तो असिंचित भूमि जहां पर सिर्फ प्राकृतिक बारिश पर ही, बरसात पर ही आपका निर्भर रहना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं असिंचित भूमि को कंसीडर करते हैं इस आधार पर कि जहां पर कोई खेती ही नहीं होती है। तो खेती ही नहीं होती है तो वहां पर हम सिंचित और असिंचित से क्यों डिवाइड करेंगे? असिंचित भूमि मतलब कि सीधा सा वहां पर सिर्फ प्राकृतिक जो बरसात हो रही है उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है, सिंचाई के अन्य साधन वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो वो सारे असिंचित भूमि होती है। क्लियर है? इसमें बंजर भूमि आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा। बंजर भूमि मान लीजिए आज वो बंजर भूमि है, कल बारिश होती है तो वहां पर हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो बारिश नहीं होती है या फिर किसी वर्ष में बारिश नहीं होती है तो वहां पर स्थिति विपरीत हो जाती है, तो वो भी आएंगे, लेकिन वहां पर वो असिंचित भूमि में उसे कंसीडर किया जाएगा। अब सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने के क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है और ये क्यों जरूरी भी है? तो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर उत्पादकता आपको बढ़ाना है तो सिर्फ हाइब्रिड बीज का उपयोग ही जरूरी नहीं है। उन क्षेत्रों में भी कृषि कार्य को बढ़ाना होगा जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, बंजर भूमि है, वहां पर समुचित पानी की व्यवस्था कराइए, नहर, पेयजल जिससे भी माध्यम से है वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहां पर भी फसल का उत्पादन होगा। फसल का उत्पादन होने से सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बल्कि लोगों को रोजगार मिलता है, जो लोग आसपास के क्षेत्र हैं वह भी विकसित होते हैं। तो इसलिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपका यहां पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। सिंचाई अगर वहां पर सुविधा रहेगी तो सूखाग्रस्त खेतों पर भी आपका फसल का उत्पादन हो सकेगा। नए आधुनिक उच्च पैदावार वाले बीजों का वहां पर अच्छे से उपयोग किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिड बीजों के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही आपका नए आधुनिक जो खाद्य कीटनाशक हैं अप्रभावी हो जाते हैं, यदि सिंचाई की व्यवस्था उचित ना हो तो इनका असर भी उन क्षेत्रों पर नहीं पड़ता है। फिर आपका सिंचाई के द्वारा हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। और साथ ही आपका मानसून का आना जाना अनिश्चित होता है, क्योंकि किस वर्ष बारिश होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये डिपेंड करता है उस वर्ष के मानसून पर। तो अगर इन चीजों से निपटना है, हमें कारगर उपाय करना है, तो पानी की समुचित व्यवस्था करानी होगी, सिंचित क्षेत्र के रूप में उसे करना होगा। अब एक भूमि पर उत्पादन क्षमता को कैसे विकसित किया जा सकता है? तो उच्च पैदावार वाले बीजों का, हाइब्रिड बीजों का उपयोग करके, सिंचाई के जो आधुनिक संयंत्र हैं, मशीन है, ट्रैक्टर है, उनका उपयोग करके, उत्पादन और कीटनाशकों का उपयोग करके, उत्पादन को जो आधुनिक उपकरण है जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, ड्रिलिंग का प्रयोग करके भी भूमि का उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक खादों, बहुविधि फसल प्रणाली का भी, जैसे कि खेती करने के बहुत सारे आधुनिक तकनीक भी होते हैं। हाइब्रिड बीजों का तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन खेती करने के आधुनिक तकनीक को अपना नहीं रहे हैं। अगर हम बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तो इससे हम लोग फसल के उत्पादन को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे तकनीक है जिससे कि फसल का उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
तो हमने प्रारंभ किया था आपका पालमपुर गांव की कहानी के जो कृषि क्रियाएं थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका, वह आपका पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हो रही है उसके बारे में। क्योंकि हमने प्रारंभ में ही बताया था कि पालमपुर में दो तरह की क्रियाएं हो रही थी, एक कृषि क्रियाएं जिसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया। अब कुछ गैर पारंपरिक जो या फिर सॉरी गैर कृषि क्रियाएं, तो गैर कृषि क्रियाएं में क्या क्या आती हैं? जैसे कि फसल का उत्पादन तो हम समझ गए कि कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं का सीधा सा मतलब है कि जो कृषि से संबंधित अन्य क्रियाएं हैं, कृषि से अलग अन्य क्रियाएं, जैसे कि डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदार, परिवहन। इसमें से कुछ या तो औद्योगिक, जैसे कि अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शियरी, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्रक के भी नाम से जानते हैं। सेवा, औद्योगिक और आपका एक प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में सामान्यतः वैसे क्षेत्र शामिल होते हैं जो कि आपका, जैसे कि अगर हम बोले तो आपका इसमें कृषि क्षेत्र हो जाएगा सारा का सारा, और कृषि के संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि डेयरी हो गया या फिर अन्य काम जैसे कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन, तसर, ये सारे जो होंगे आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसे याद कर लेते हैं कि गैर कृषि क्रियाएं में प्राथमिक क्षेत्र नहीं आएगा। बिल्कुल, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी, मतलब कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं। तो ये चीजें क्लियर हो पा रही है कि प्राथमिक क्षेत्र में दो तरह से शामिल कर सकते हैं, तीन तरह से। वो आपका इसमें आपका कृषि तो आएगा ही, साथ ही कृषि संबंधित अन्य क्रियाएं भी इसमें शामिल किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में क्या आएंगे? जैसे कि विनिर्माण करना, जितना भी कच्चे माल होते हैं उनका उपयोग करके रिप्रोसेसिंग करके एक फिनिश गुड्स तैयार किया जाता है। जैसे कि कल कारखाने में जो विनिर्माण किया जाता है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो सारे आपका द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक में जो आपको सेवा दी जाती है, जैसे कि एक ट्रैक्टर का निर्माण हो रहा है, उसमें जितने भी सेवा लोग दे रहे हैं। एक बैंकिंग काम हो रहा है, बैंकिंग में जितने भी कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, तो ये भी आपका सेवा क्षेत्र क्या आएगा। अभी यहाँ पर परिवहन और दुकानदार जो है आपका सेवा क्षेत्रक में है, डेयरी आपका प्राथमिक क्षेत्रक में है, और जो लघु स्तरीय भी निर्माण है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र में है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये दोनों जो है आपका टर्शियरी सेक्टर में शामिल होगा। तो ये सारे गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आता है। फसल का उत्पादन कृषि क्रियाओं के अंतर्गत, और गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत ये सारे। आप कमेंट करके 5 और गैर कृषि क्रियाओं के नाम जरूर लिखिएगा, हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब गांवों में और अधिक गैर कृषि क्रियाएं प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा से यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, इसमें एक समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, वो कृषि के अलावा अन्य काम करना चाहता है, वो खेती नहीं करना चाहता है, तो उसे और क्या क्या काम करना, मतलब कि क्या चीज को आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि फसल उत्पादन के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले भूमि चाहिए, फिर श्रम, भौतिक पूंजी, फिर मानव पूंजी। तो अगर मान लीजिए आप एक व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या जरूरत है चीजें, तो पूंजी, और वो पूंजी वो भी सस्ती दर पर। मान लीजिए आप लोन लेते हैं तो लोन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पूंजी कम दर पर उपलब्ध होना चाहिए। गांवों को भी शहरों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी जब नहीं रहेगी, मान लीजिए गांव में कितना भी उत्पादन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप मशीन टूल्स या फिर कुछ निर्माण कर रहे हैं, विनिर्माण का काम कर रहे हैं, लेकिन वो शहर से जोड़ा ही नहीं गया, तो आप उसको बाजार व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं कराई गई है जहां पर वो बेच सके। तो वैसे स्थिति में आपको वहां पर निपट नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए गांवों के बाजार को शहर से जोड़ना जरूरी है। गांवों की आधारिक संरचना, जैसे कि अगर मान लीजिए गांव में है तो गैर कृषि कार्य वहां पर प्रारंभ करने के लिए, जैसे कि अभी आज के डेट में बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए,
क्योंकि आजकल सारा काम बैंक से हो रहा है। साथ ही आपका अन्य परिवहन वगैरह, अन्य सुविधाएं जैसे कि आपका जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है सारे अच्छे से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा गांव में सरकार के द्वारा जो स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ट्रेनिंग भी देना चाहिए, जिससे कि वहां के लोग जो खेती नहीं करना चाहते हैं, गैर कृषि क्रियाओं में लगना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिल सके। तो ये सारे कार्य किए जा सकते हैं गैर कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक गांव में। तो ये सारे पालमपुर गांव की कहानी में कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के मेंस तक आपका ये काम देगा। अब यहाँ पर हमने जैसा कि आपको बताया था, हर एक चैप्टर के अंत में हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे और उसका हम लोग अवलोकन करेंगे कि जो आप स्टडी करते हैं सबसे बेस्ट तरीका उसका तभी आपका सही होगा जब स्टडी किए और उससे आधार पर प्रश्न सॉल्व किए और वो प्रश्न सॉल्व हो जाता है, तभी वो ज्यादा इफेक्टिव फुल रहेगा। तो अब हम लोग जो स्टडी किए उसके आधार पर प्रश्न यहां पर देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से हम लोग देखते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, और आपका डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अभी हमने बताया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि भी जरूरी है, श्रम भी, भौतिक पूंजी भी और मानव पूंजी भी। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन के कारक से संबंधित भौतिक पूंजी के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भौतिक पूंजी के अंतर्गत दो मदें आती है, अस्थायी पूंजी और क्रियाशील पूंजी। दूसरा कथन है आपका, भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तीसरा है आपका, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नगद मुद्रा को अस्थायी पूंजी कहते हैं। और डी है आपका उपयुक्त सभी। आपको इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भौतिक पूंजी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक अस्थायी पूंजी और दूसरा क्रियाशील पूंजी। लेकिन अस्थायी पूंजी के अंतर्गत ये औजार, मशीन और भवन आते हैं, न कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। तो ये आपका गलत है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नगद मुद्रा अस्थायी पूंजी है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि ये कार्यशील पूंजी होती है। तो ये जस्ट रिवर्स दिया हुआ था, इसीलिए बी और सी पॉइंट यहां पर रॉन्ग है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? ए। क्लियर है? इसको हमने डायग्राम के माध्यम से भी समझाया था, आप यहां पर देख सकते हैं। ये सारे चीज रहने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। आप यहां पर देखिए, अस्थायी पूंजी में हमने क्या क्या शामिल किया हुआ है। तो मतलब यहां पर सिर्फ एक ही कथन आपका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न में आते हैं, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के अंत में हुई। दूसरा है आपका, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाली बीजों HYV बीजों का प्रयोग किया। सी आपका, हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती पर अधिक जोर था। और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो हमने इसके बारे में अभी डिटेल में पूरा चर्चा किया था, तो आप सब इसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम होंगे। राइट आंसर यहां पर डी है, क्योंकि तीनों कथन यहां पर ऊपर ए बी सी और डी, सॉरी ए बी सी तीनों आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था? ऑप्शन है आपका ए, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। बी है आपका, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। सी आपका, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और डी है आपका, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश। हमने बताया भी था आपको, हरित क्रांति जब लागू किया गया था तो पहली बार हाइब्रिड बीजों का विदेश से बीज मंगाए गए, उनका उपयोग करना। तो पहले 3 क्षेत्रों को चुना गया था। फिर जाकर 1966-67 में भारत सरकार ने घोषणा की थी। उससे पहले तो 3 राज्यों में मुख्य रूप से घोषणा किया गया था, प्रयोग किया गया था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होगा स्टील का उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मछलियों का पालन और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी होगा।
क्योंकि यहाँ पर स्टील का उत्पादन भी गैर कृषि क्रियाएं हैं, मधुमक्खी पालन भी क्या फसल का उत्पादन होता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल ये मधुमक्खी पालन आएगा, मछली का उत्पादन आएगा, बिल्कुल ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और स्टील का उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गैर कृषि क्रियाएं, तो गैर कृषि क्रियाएं बिल्कुल फसल का उत्पादन से अलग जो क्रियाएं हैं, स्टील, मधुमक्खी पालन, फिर मछलियों का पालन उत्पादन, ये सारे आपका क्या है? गैर कृषि क्रियाएं हैं। राइट आंसर डी होगा। तो इस तरह से आज का सेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने मुख्य रूप से जो आपका पालमपुर गांव की कहानी में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे उसे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, और अंत में प्रश्नों को। तो आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल वो पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी और क्लासेस वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले अध्याय के साथ। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।